तो आज हम लोग तो जो चैप्टर करना है वो है केमिकल कंट्रोल एंड यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बोल देते हैं। वही ये 11th का टॉपिक है, पर इसका वही का नाम रख देते हैं जिससे ये 10th में लिंक करते हैं, उसी चैप्टर का नाम भी बोल ही देते हैं। अब क्या होता है, हम लोग तो ये पता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग ने पढ़ा कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है उन अच्छे से होने के लिए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब कि मिल के उन्हें काम करना चाहिए। जिस समय जिसे काम करना है वही काम करे और वही काम करे जो उसका काम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है थी, जिस समय जो काम करना है वही काम हो, प्लस जो काम होना है वही हो। ऐसा नहीं थी कुछ और काम हो रहा हो। ठीक है। तो ये इसके लिए हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम, एक न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा न्यूरल सिस्टम के बारे में। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब न्यूरल जो सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, मतलब जहाँ काम होना है और जहाँ से सिग्नल आना है वहाँ से वहाँ तक का। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि न्यूरल सिस्टम बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच पाए, हर एक पार्ट तक पहुंच पाए। तो क्या होता है कि बॉडी के हर एक पार्ट तक कोऑर्डिनेशन पहुंचाने के लिए न्यूरल सिस्टम के साथ एक और सिस्टम काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम मिल के रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। अब एंडोक्राइन सिस्टम में होते क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो लेते हैं वो हार्मोन रिलीज करते, किस में रिलीज करते, ब्लड में। और ब्लड में हार्मोन रिलीज करते तो ब्लड जो है उन हार्मोन्स को तक हार्मोन्स को पूरी बॉडी में दौड़ाता है। पर उन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो उन हार्मोन्स के टारगेट ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हार्मोन्स उन टारगेट ऑर्गन्स पे ही काम कर पाते हैं। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेते हैं उनमें डक्ट्स नहीं रहती, इसीलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है और इनके सिक्रीशंस को हार्मोन बोला जाता है। पर अब ये हार्मोन्स है क्या, हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल्स है। नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल्स है मतलब अगर हम लोग उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं बॉडी में तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर भुखमरी फैली हुई है तब भी हम लोग हार्मोन का यूज करते अपने शरीर में एनर्जी गेन नहीं कर सकते। और जो हॉर्मोन्स है ये नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल हैं, मतलब कि ये जो हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे अगर हम लोग चाहे इनका मेटाबॉलिज्म भी कर दें तब भी। प्लस ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के काम करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल के बीच में आपस में जो है वो मैसेज पहुंचाने, सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा, ये बहुत छोटी अमाउंट में, टिलेस अमाउंट में होते हैं तब भी इनका इम्पैक्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है। एक छोटे से हार्मोन के ऊपर नीचे होने से बॉडी में बहुत से डिसऑर्डर हो सकते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब कि हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, चाहे वो बहुत लेस अमाउंट में ही क्यों ना हो। ठीक है। तो इससे हम लोग तो ये पता चलता है ना ही हम लोग सिर्फ न्यूरल सिस्टम पे निर्धारित रह सकते हैं, ना ही सिर्फ उसके ऊपर आधारित रह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लूँ तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ह्यूमन में वो कंसिस्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हॉर्मोन्स और उनका मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत से ग्लैंड आते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी आ गया, पीनियल आ गई, ये तो ब्रेन के पास रहते हैं। फिर अगर हम लोग ट्रैकिया के पास जाएं तो वहाँ पे थाइरॉइड लेते हैं, थाइरॉइड के पीछे की ओर क्या लेते हैं, पहला थाइरॉइड लेती है, फिर नीचे जहाँ पे बतता है तलैकिया ब्रोंकियोल्स में वहीं पे अराउंड थाइमस लेता है, फिर पैंक्रियास लेता है, फिर किडनी के ऊपर वाले दो ग्लैंड लेते हैं जिन्हें हम लोग एडिलीनल बोलते हैं, फिर मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज लेते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्लैंड हैं। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। हम लोग किसके बारे में बात कर ले, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की ओरिजिन से बात करूँ तो वो किस जर्म लेयर से ओरिजिन हुए हैं, तो जो हमारे यानी हमारे जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी और पीनियल हैं, ये तो ब्रेन के पास है। तो ब्रेन क्या है, एक्टोडर्मल, तो ये भी एक्टोडर्मल ही होंगे। ठीक है। फिर अगर मैं पहला थाइरॉइड थाइरॉइड और उसकी बात करूँ थाइमस की, तो ये क्या है, एंडोडर्मल। ये क्या है, एंडोडर्मल। फिर अगर मैं पेंक्रियाज की बात करूँ तो ये तो मीसोडर्मल हो गए।
अब एडिलिनली यानी एडिलिनल ग्लैंड, एडिलिनलिन बोल रहा था, एडिलिनल ग्लैंड जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका जो पार्ट है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट जो कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट मेड्यूला है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते थी, जो जहाँ पे भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला का कंसेप्ट आएगा, शब्द आएंगे, वहाँ पे कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाले पार्ट और मेड्यूला हमेशा अंदर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब एडिलिनल कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स ऑफ एडिलिनल ग्लैंड, वो जो बना रहता है मीजोडर्मल का, और जो हमारे उसका है मेड्यूला ऑफ एडिलिनल ग्लैंड, वो बना रहता है एक्टोडर्म का, एक्टोडर्म से बना हुआ रहता है। फिर अगर मैं उसकी बात करूँ गोनेड्स की, मतलब टेस्टिस या ओवलिस, ये जो रहते हैं ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन लेते हैं, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन लेते हैं। अब मैं टाइप्स ऑफ हार्मोन की बात करूँ तो हार्मोन्स 3 प्रकार के बेसिकली हो जाते हैं, प्रोटीनिशियस, स्टेरॉयडल और हो जाते हैं प्रोजेनिक अमीन्स, बायोजेनिक अमीन्स हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, प्रोजेनिक बोलिए, बायोजेनिक अमीन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रोटीनिशियस, स्टेरॉयडल और बायोजेनिक अमीन्स। प्रोटीनिशियस क्या है, जो प्रोटीन के बने हुए हों, स्टेरॉयडल क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हो, और बायोजेनिक अमीन्स क्या है, जो अमीनो एसिड से डिराइव हुए हो। प्रोटीन से बनना और अमीनो एसिड से डिराइव होने में अंतर होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीनिशियस हार्मोन रहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल रहते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या आता है कि ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीनिशियस हार्मोन, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो तो वो नहीं है, क्या वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वो पानी से गलती है। तो जो भी चीज़ वाटर सॉल्युबल है वो इसे पाल नहीं कर पाएगी ऐसी। तो इसके लिए कुछ वो चाहिए होंगे, चैनल चाहिए होंगे, या हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होने चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही धसे होने चाहिए। तो इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब अगर मैं इस प्रोटीनिशियस हार्मोन के कुछ एग्जांपल बोलूँ, जैसे हो गया ग्लूकागन, एडीएच या एंटी डायलिटिक हार्मोन जिसे लोग बोलते हैं, या वैसोपिलेशन जिसका नाम है। अब अगर मैं स्टेरॉयडल के अंदर आऊँ तो ये होते हैं फैट सॉल्युबल, और हमारी जो वो रहती है क्या, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो फैट सॉल्युबल रहती है, वो यानी उससे पाल हो सकता है ये। तो क्या होगा कि ये पाल हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अगर इसके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये पाल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब ये कभी भी अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं यानी इंटला साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, इंटला साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल लूँ तो वो हो गए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, बहुत अलग अलग एग्जांपल है। फिर मैं बायोजेनिक अमीन्स की बात करूँ तो बायोजेनिक अमीन्स में एक नॉन एसेंशियल कौन है, टाइलोसिन। तो उससे जो डिराइव वो लेते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में, टाइलोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो उससे डिराइव कौन लेता है, थायराइड हार्मोन लेते हैं, इमरजेंसी जो हार्मोन लेते हैं वो लेते हैं। फिर अगर मैं एक एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करूँ जैसे ट्रिप्टोफान, तो उससे डिराइव कौन लेता है, ऑक्सिन लेता है, मेलाटोनिन लेता है, सेरोटोनिन लेता है, हिस्टडीन लेता है, यानी हिस्टडीन से डिराइव कौन लेता है, हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या है, हार्मोन है, और हिस्टडीन क्या है, एक अमीनो एसिड है जिससे हिस्टामिन डिराइव होता है। फिर मैं सबसे पहले ग्लैंड की बात करता हूँ, हाइपोथैलेमस, जो है मास्टर और मास्टर ग्लैंड, जिसे लोग क्या बोलते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी है उसके भी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसके भी फंक्शन उनके उसके भी काम को ये कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस किधर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन। अब ये यानी डाइसेफेलॉन क्या है, डाइसेफेलॉन है वोल बिलेन टाइप पार्ट है, जो लोकेटेड होता है इंफीरियर टू थैलेमस, जो थैलेमस के नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो वो डाइसेफेलॉन का ये बेसल पार्ट बनाता है, ठीक है। अब जो वो रहता है हाइपोथैलेमस एनाटॉमिकली और फंक्शनली जो है, एनाटॉमिकली और फंक्शनली ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये रिलेटेड रहता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब ये एनाटॉमिकली मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा रहता है, प्लस इसके जो फंक्शंस हैं वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े रहते हैं।
अब पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम जो लेता है वो हाइपोफाइसिस लेता है। ये क्या लेता है? ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन लेता है जो सस्पेंडेड होता है, मतलब लटकला लेता है हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम, जिसे हम लोग पिट्यूटरी स्टॉक भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स लेते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हार्मोन्स बॉडी में किसी और जगह जाने के बजाय पिट्यूटरी में जाते हैं और पिट्यूटरी के फंक्शंस को ऑल्टर करते हैं, जिससे जो पिट्यूटरी बाकी सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है उनमें भी ऑल्टरेशन आ जाती है। मतलब कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो किससे इफेक्ट होता है? किससे इफेक्ट होता है? हाइपोथैलेमस के हार्मोन से। हाइपोथैलेमस के ऑर्गन्स हार्मोन से। अब ये जो हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस से ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। इसी नाम से हम लोग उसके हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के ऑर्गन्स हार्मोन्स को ऑर्गन बोला था। हार्मोन्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है रिलीजन हार्मोन, एक होता है इनहिबिटिन हार्मोन। मतलब कि ऐसा हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज होने का सिग्नल दे। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे कि वो अपने हार्मोन सेक्रीट करे, ठीक है, सिक्रीट करे। और फिर बता देते हैं इनहिबिटिन हार्मोन्स आते हैं। दूसरा टाइप जो है वो इनहिबिटिन हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड तो वो देते हैं सिग्नल कि अपने हार्मोन्स के सिक्रीशन तो रोको या सिक्रीट मत करो, ठीक है। तो अब अगर मैं उसकी बात करूँ कि रिलीजन हार्मोन में अगर मैं उसकी बात करूँ रिलीजन हार्मोन के एग्जांपल तो हो जाता है जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजन हार्मोन, सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन, पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजन हार्मोन, टीआरएच थाइरोक्सिन रिलीजन हार्मोन, एमआरएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजन हार्मोन। ये कुछ एग्जाम्पल है। फिर अगर मैं इसमें एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल लेती है जीएनआरएच, ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन। अब ये क्या करते हैं? ये उसे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि गोनाडोट्रोपिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक के हार्मोन है उसे क्या करे? रिलीज करे। अब गोनाडोट्रोपिन्स में क्या आते हैं? एफएसएच आता है और एलएच आता है। फिर अगर मैं इनहिबिटिन हार्मोन की बात करूँ तो इनहिबिटिन हार्मोन जो कुछ रिलीज करता है हाइपोथैलेमस वो है क्या? जीएचआईएच ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिन हार्मोन, पीआईएच ये जिसे डोपामिन बोल सकते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिन हार्मोन, या फिर एमआईएच यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिन हार्मोन, ठीक है। अब और जो एग्जांपल लेती है एनसीईआरटी वो है इस सोमेटोस्टैटिन जो सप्रेस करता है बताते थे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते कैसे हैं? तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही पहुंच जाएंगे कि हाइपोथैलेमस में सिक्रीट हुए और ऐसे ही पहुंच गए, कुछ पाथ तो होगा। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचने थे इसके पास दो पाथ लेते, एक नर्व्स के थ्रू एक पोर्टल सिस्टम के थ्रू। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर वाला पार्ट है वहाँ पे नर्व्स के थ्रू प्लस हाइपोथैलेमस के थ्रू दोनों से पहुंचता है कि दोनों का यूज करके पहुंचता है, पर जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का वहाँ पे सिर्फ नर्व्स का यूज करके पहुंचता है। इसीलिए तो एनसीईआरटी लेती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायलेट कंट्रोल में रहता है, डायलेट न्यूरल रेगुलेशन में रहता है हाइपोथैलेमस से, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ नर्व्स जाती हैं, वहाँ पे तो सिर्फ नर्व्स जाती हैं हाइपोथैलेमस से। प्लस जो वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो कुछ अपना खुद का हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, वो क्या करता है हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आते हैं दो तो उसे स्टोर करके लगता है और बाद में जब सिग्नल मिलता है तो उसे रिलीज कर देता है, सिक्रीट नहीं करता, रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे रिलीज शब्द यूज होता है पोस्टीरियर के लिए, ना कि सिक्रीट। सिक्रीट होता है मतलब कि खुद से बनाओ और रिलीज करो, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब ये एक बोन कैविटी में लोकेटेड रहता है जिसका नाम है सेला तलसिका। अब याद करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो सेला तलसिका किस बोन की कैविटी है? ये
जिस बोन की कैविटी है उस बोन का नाम है स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन, स्फीनॉइड बोन। ठीक है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू किससे भी जुड़ा हुआ रहता है, हमारे हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। और उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का नाम है इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो पार्ट में बदला रहता है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँ तो एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। असल में जो वो है ह्यूमंस उसमें पार्स इंटरमीडिया नियरली डीजेनरेट रहता है। तो क्या होता है ये पूरी तरह से घुसा रहता है पार्स डिस्टैलिस में, इसीलिए इसे एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट मानते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट मानते हैं। और पोस्टीरियर उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, या उसे बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब अगर मैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो जो वो है हमारा पार्स डिस्टेलिस ये रिलीज करता है सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं और ग्रोथ में मदद करते हैं और टिश्यू बिल्डिंग में मदद करते हैं। अब अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर हाइपर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी की बढ़ जाती है हाइट और उसमें साइज में। पर अगर अडल्ट में वो होता है हाइपर सिक्रीशन तो एक्रोमीगैली हो जाती है, मतलब उस समय पूरी बॉडी के पार्ट नहीं बढ़ते, कुछ कुछ पार्ट बढ़ जाते हैं जिसके कारण डिफॉर्मिटी आ जाती है। जैसे फेस के बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, फिंगर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, चिन बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे अलग अलग और पार्ट बड़े होते हैं, पूरी बॉडी बड़ी नहीं होती। ठीक है। अब इसे एक्चुअली ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं तभी दिखते हैं, ये जो ये तभी समझ में आते हैं कि हाइपर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आता प्लस ये तभी दिखता है कि हाइपर सिक्रीशन हो गया है जब असल में इफेक्ट पड़ चुका रहता है, मतलब बॉडी में डिफॉर्मिटी हो चुकी रहती, कोई बॉडी पार्ट बड़ा कोई बॉडी पार्ट नॉर्मल ही रह जाता है, तभी पता चलता है, वरना ऐसे आप नहीं पता लगा सकते क्लिनिकल डायग्नोसिस से कि ये हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। फिर अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए चाइल्डहुड में तो डॉफिज्म हो जाता है, मतलब कि हाइपर सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन हो। अब अगर मैं प्रोलैक्टिन की बात करूं तो ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड प्लस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। अब मैं थाइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूं तो ये क्या स्टिमुलेट करते हैं थाइरॉइड को, ताकि वो अपने थाइरॉइड हार्मोन रिलीज करे, T3 T4 ये सबको रिलीज करे। ठीक है। अब अगर मैं उसकी बात करूं एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स को, ताकि सिंथेसिस हो प्लस सिक्रीशन हो किसका गला को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन हो। फिर अगर मैं ल्यूटिनाइजिन हार्मोन LH की बात करूं तो ये मेल्स में टेस्टिस में सिंथेसिस प्लस सिक्रीशन करते हैं एंडोजेंटा, और फीमेल्स में ओवली में कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ओव्यूलेशन करवाते। फिर मैं अगर FSH की बात करूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये मेल्स में एंड्रोजन के साथ साथ क्या करते हैं एंड्रोजन रिलीज होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए वो देते हैं सिग्नल। प्लस ये फीमेल्स में ओविलियन फॉलिकल्स मतलब ओवम की डेवलपमेंट को के ऊपर नजर रखते हैं। फिर ये जितने भी हार्मोन थे जो मैंने करीब करीब 6 हार्मोन बोले, कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थाइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH एंड FSH, ये जो हैं 6 हार्मोन ये किससे रिलीज हो रहे? पार्स डिस्टेलिस। अब अगर मैं पार्स इंटरमीडिया की बात करूँ तो उससे एक ही हार्मोन आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्किन के सेल मेलानोसाइट पे काम करते हैं और रिलीज करते हैं पिगमेंट जिसे बोलते हैं मेलानिन। अब ये मेलानिन बॉडी के
जो बॉडी कलर का जो शेड है उसे देता है। अगर मेलेनिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे, और बहुत हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड हो जाएंगे। और अगर नॉर्मल एक इंटरमीडिएट सिक्रीशन हो रहा है तो आप ब्राउन रहेंगे। ठीक है। अब थाइरॉइड की बात कर लो तो थाइरॉइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये एक लौता एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है, बाकी कोई अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। अब अगर आप बात करेंगे टी और बाकी ग्लैंड तो कर सकते हैं, पर वो जो हैं वो एक्सोक्राइन है। बाकी जो ग्लैंड स्टोर कर सकते हैं वो एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन में सिर्फ थाइरॉइड ही है जो स्टोर कर सकते हैं, और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है। अब अगर मैं उसकी बात करूँ पार्स नर्वोसा, ये जो है ये असल में जिस जो ये हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हार्मोन इसके पास थैलेमस हाइपोथैलेमस से आता है, और वो यहाँ पे स्टोर होते हैं और फिर ज़रूरत के समय रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, और वैसोप्रेसिन या एडीएच जिसका नाम है वैसोप्रेसिन था वो हो गया। ये जो दो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होते हैं, और फिर आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब पार्स नर्वोसा में आके स्टोर हो जाते हैं, फिर रिलीज होते हैं। अब ऑक्सीटोसिन करता क्या है? ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे पार्चुलेशन में यूटरस का जो कॉन्ट्रैक्शन है, तो जो उसकी अ, जो उसकी क्या कहते हैं मिडिल लेयर वाली रहती है, मिडिल लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल रहती है, उस वो स्मूथ मसल्स की बनी रहती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ताकि पार्चुलेशन हो सके। प्लस मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड भी ऑक्सीटोसिन का ही काम है। ठीक है, इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं इसी नाम से। ठीक है। अब अगर मैं वैसोप्रेसिन या एडीएच की बात करूँ तो ये पीसीटी और यानी पीसीटी नहीं, डीसीटी और कलेक्टिन में से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका? वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। अब अगर एडीएच का वो हो जाए, क्या एडीएच का क्या हो जाए? हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसे लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस। अब अगर मैं आता हूँ कि पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? पीनियल ग्लैंड। ये किस इधर लोकेटेड होता है? ये डोर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड रहता है। ये जो हार्मोन तो रिलीज करता है उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है? ये हमारी 24 आवर साइकिल को कंट्रोल करता है, स्लीप एंड वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इसी हार्मोन के कंट्रोल के अंदर रहती है। ये रेगुलेट करता है डाईयूरेनल यानी 24 आवर डाईयूरेनल, यूरेनल मतलब 12, और 12 का वो बता देते हैं सेक्शन बताओ ना, और डाईयूरेनल मतलब 24 आवर का एक वो बनाओ ना। ठीक है, उस रिदम को कंट्रोल करता है बॉडी के, जैसे नॉर्मल रिदम हो गया, स्लीप एंड वेक साइकिल हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, ये सबको मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। प्लस ये इसका जो इन्फ्लुएंस है वो मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी फर्क डालता है। ठीक है, ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, ये सब। अब अगर मैं थाइरॉइड की बात करूँ तो थाइरॉइड जो है वो दो लोब वाला वो रहता है ग्लैंड, जो बीच में आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, जिसका फ्लैट कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, जिसका नाम होता है स्टमस, जिसका नाम होता है स्टमस। अब ये जो थाइरॉइड ग्लैंड है इसमें अंदर फॉलिकल्स रहते हैं जो कैविटी को लाइन करते हैं, प्लस इसके पास स्टोमल टिश्यूज रहते हैं। उन फॉलिकल्स के बीच में बनाया हुआ टिश्यू स्टोमल टिश्यू कहलाता है। अब इनके पीछे की ओर इनके दो लोब हैं, तो एक लोब में दो दो पार्ट, हर दोनों लोब में से हर एक लोब में दो दो के पेयर में पहला थाइरॉइड ग्लैंड चिपके हुए रहते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ थाइरॉइड ग्लैंड की, तो ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है थाइरोक्सिन, या जिसका दूसरा नाम है टेटला आयोडो थाइलोनाइन, जिसे हम लोग T4 बोलते हैं, एंड टलाई आयोडो थाइलोनाइन, जिसे हम लोग T3 बोलते हैं। ये दो हार्मोन है जो सेट में रिलीज होता है, जिनका नाम है थाइरोक्सिन, या उससे बोल सकते हैं
टेटला आयोडोथाइलोनाइन T4 शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा हार्मोन है इस सेट का तलाय आयोडोथाइलोनाइन T3। अब ये करते क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तो रेगुलेट करते, कंट्रोल करते हैं। प्लस ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कम से कम इतना मेटाबॉलिज्म तो होना ही चाहिए, इतने रफ्तार में मेटाबॉलिज्म होना ही चाहिए, उसे भी बॉडी में कंट्रोल करते हैं, उसे भी बॉडी में कंट्रोल करते हैं। प्लस ये इलेक्ट्रोपोइसिस मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। प्लस ये ऑस्मोलैलिटी भी बॉडी में मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब अगर इनका हाइपोसिक्लेशन हो जाता है तो क्लीटेनिज्म हो जाता है किसमें, चिल्ड्रंस में, और माइएक्सोडेमिया हो जाता है एडल्ट्स में। अब इसके हाइपर सिक्लेशन से ग्लेव्स डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्लेव्स डिजीज हो जाती है। फिर जो दूसरा हार्मोन आता है जो थायराइड रिलीज करता है, तीसरा एक्चुअली में तीसरा हो जाता है, वो T3 और T4 आपस में सेट में रिलीज होते हैं। पर तो फिर तीसरा जो हार्मोन हो जाता है वो होता है थाइलोकैल्सीटोनिन, जिसे लोग बोल सकते हैं TCT, थाइलोकैल्सीटोनिन। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, मतलब कि बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है ब्लड में उसे लोअर डाउन करता है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे कम करता है। ठीक है। अब आयोडीन जो है वो नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो वो है हमारा T3 एंड T4 रिलीज नहीं होगा, तो डिसऑर्डर क्या बढ़ जाते हैं, हाइपरथाइरोइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, T3 और T4 बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, तो इससे जो डिजीज होती है वो होती है एक्सोथैलेमिक गॉइटर, या जिसे बोल सकते हैं है ग्लेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो रहता है वो एनलार्ज हो जाता है, आँख की जो आई बॉल है वो प्रोट्यूस हो जाती है, मतलब कि ऐसे कई जनरल होती है आंखें नहीं दिखती, ऐसे गोटी की तरह बाहर निकली हुई हल्की, वैसा हो जाता है। प्लस इंक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिक रेट, प्लस वेट लॉस भी होने लगता है। दूसरा हाइपोसिक्लेशन से क्या होता है, T3 और T4 से उस कंडीशन तो क्या बोलते हैं, हाइपोथाइरॉयडिज्म, हाइपोथाइरॉयडिज्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लेटिनिज्म हो जाता है, मतलब कि जो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है बेबी की प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, या सिंपली गॉइटल हो जाता है, जो गला ऐसा फूल नहीं जाता गॉइटल में, वो हो जाता है। अब अगर मैं पहला थायराइड ग्लैंड की बात करूँ तो ये थायराइड के दोनों लोब में पीछे की ओर दो दो के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये से सिक्रीट करते हैं पहला थायराइड हार्मोन, जिसे लोग PTH बोलते हैं, PTH। ये रहता है पेप्टाइड हार्मोन, मतलब इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन पे, तो इसके रिसेप्टर की कैटेगरी क्या होगी, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो कि पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीनिशियस हार्मोन, जो प्रोटीन का बना हुआ हो। ठीक है। अब इसका पहला थायराइड हार्मोन का काम क्या है, ये कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाता है, मतलब हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है ये। प्लस ये बोन के रिजॉर्प्शन, मतलब बोन के पतले होने के भी कारण होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होता है, मतलब कि बोन से बोन को बोलता है थोड़ा सा कैल्शियम दे दो ताकि ब्लड में इतना कम भी कैल्शियम ना हो। ठीक है। फिर ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है, किससे, वीनल ट्यूब से। यहाँ पे याद रखना, वी एब्जॉर्प्शन किससे बना रहा है, वीनल ट्यूब से, और एब्जॉर्प्शन किससे बना रहा है कैल्शियम का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो एब्जॉर्प्शन अगर वी इनल ट्यूब में कर दे तो गलत हो जाएगा, और री एब्जॉर्प्शन अगर उसमें कर दे, किसमें, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पहला थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का वीनल ट्यूब से, गलत। री एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, गलत। अगर ये आता है री एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का लीनल ट्यूब से, तब सही। री एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का, यानी री एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का स्मॉल इंटेस्टाइन से, तब सही होता है। ठीक है। अब टीसीटी जो है हमारा, टीसीटी जो है ये हेल्प करता है कैल्शियम के बैलेंस को बॉडी में बढ़ाने के लिए। ठीक है। ये टीसीटी के साथ मिलके काम करता है ताकि जो वो है कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में बना रहे।
अब अगर मैं थाइमस की बात करता हूँ, थाइमस जो है वो एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे लोकेटेड रहता है, हाथ के ऊपर लोकेटेड रहता है, वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा के सामने लोकेटेड रहता है हल्का। ठीक है, अब ये जो रिलीज करता है वो है थाइमोसिन, मतलब पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनिशियस हार्मोन, जिसे हम लोग प्रोटीनिशियस हार्मोन बोलते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन बोलते हैं। मतलब इसका भी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन में, तो इसके रिसेप्टर की कैटेगरी क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। जो थाइमस है वो डीजनरेट हो जाता है ओल्ड में। अब थाइमस क्या है, थाइमस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है किसके लिए, टी लिम्फोसाइट की डिफ्रेंसिएशन में। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में तो बढ़ रहा है, पर उसका मैच्योरेशन क्या हो रहा है थाइमस में, इसीलिए क्या होता है, जिससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। तो अगर थाइमस डीजनरेट हो जा रहा है ओल्ड पीपल में, कोल्ड इंडिविजुअल में, तो वहाँ पे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं थाइमोसिन के फंक्शन की बात करें तो थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, सॉरी, थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और प्रोमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आ रहा है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी काम आ रहा है। अब अगर मैं एड्रेनल ग्लैंड की बात करूँ तो एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो करता है वो कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और एड्रेनल मेड्यूला जो है वो कैटेकोल अमीन कैटाकोलिन अमीन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब जो वो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये 3 लेयर का बना रहता है, जोना लेक्टिकुलरिस, जोना फेस्किक्यूलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये जो मिडिल वाली रहती है जोना फेस्किक्यूलाटा जो है, ये रहती है, ये सबसे लंबी लेयर रहती है, या सबसे मोटी सबसे चौड़ी लेयर रहती है किसमें, एड्रेनल कॉर्टेक्स में। अब अगर मैं एड्रेनल मेड्यूला की बात करूँ तो ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जिसका नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन, और एड्रेनालिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। अब ये जो वो है बताते थे एड्रेनल ग्लैंड, ये अबव द किडनी या सुपीरियर टू किडनी लाई करता है, मतलब किडनी के ऊपर बहता हुआ रहता है। अब मैं एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करूँ तो पहला आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो मेनली कॉर्टिसोल लेता है इसमें। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसके किस चीज़ को, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज की ग्लूकोजन की सिंथेसिस को, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, मतलब कि लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकिंग, तो ताकि एनर्जी मिले। ठीक है, ये इनहिबिट करता है सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेल का ले लेना ब्लड से और उसका यूटिलाइज करना अमीनो एसिड, तो क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्लस ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शंस को मेंटेन करा हुआ रहता है। प्लस ये किसमें इफेक्ट डालता है, इलेक्ट्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन में। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स। फिर अगर मैं इसके दूसरे हार्मोन पे बात आऊँ तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें ज़्यादातर एल्डोस्टेरोन लेते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर के लेवल को, वाटर यानी बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को वाटर की मदद से रेगुलेट करते हैं, प्लस इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रहते हैं। मतलब जनरल टर्म्स में बोलूँ तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं बॉडी में, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, वही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। प्लस जो एल्डोस्टेरोन है वो ताकत रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम और वाटर का लीनल ट्यूब्यूल से, और एक्सक्रीशन करवाता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का, PO4 3- जो फॉस्फेट आयन है उसका, तो वो करवाते हैं क्या, एक्सक्रीशन करवाता है यूरिन के थ्रू, मतलब कि वापस से सिक्रीट कर देता है इसे उसमें। अब एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन या जिसे लोग बोल सकते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की बात करूँ तो ये जो है ये सिक्रीट किए जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशन, इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है या
फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। इससे क्या होता है, बॉडी की अलर्टनेस बढ़ जाती है, पिपिलरी डायलेशन हो जाता है, बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे लोग पीलो इलेक्शन भी बोल सकते हैं। स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, मतलब कार्डियक का आउटपुट बढ़ जाता है, प्लस रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, प्लस इसमें ग्लाइकोजन और लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होने लग जाता है, तो कि बॉडी को वो मिले क्या, एनर्जी मिले। फिर अगर मैं पेंक्रियाज की बात कर लूँ तो पेंक्रियाज के उस पार्ट की बात करता हूँ। पेंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज जो है वो एथेलोक्लाइन ग्लैंड है, मतलब कि उसका कुछ पार्ट एक्सोक्लाइन है और कुछ पार्ट एंडोक्लाइन, कुछ पार्ट एक्सोक्लाइन है और कुछ पार्ट एंडोक्लाइन। तो करीब करीब जो 97 पार्ट है वो एक्सोक्लाइन है और 1 से 2% एंडोक्लाइन है, और एंडोक्लाइन का पार्ट का नाम होता है स्लिट ऑफ लैंगरहंस, स्लिट ऑफ लैंगरहंस। और जो ये स्लिट ऑफ लैंगरहंस पेंक्रियाज का 1 से 2 या 2 से 3% होता है, तब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें करीब करीब 4 प्रकार ऑफ सेल लेते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। अल्फा जो सेल है वो रिलीज करता है ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये याद रखना है। और स्टिमुलेट करता है किसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोजन सिक्रीशन। तो मतलब ये जनरली ये क्या कर रहा है, ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी इसे बोला जा सकता है। अब इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब ये जो बीटा सेल है उसका किसका, स्लेट ऑफ लैंगरहंस का, ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, जो रेगुलेट करता है ग्लूकोज के लेवल को, मतलब ग्लूकोज के हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है, प्लस कि ग्लूकोज के लेवल को नीचे लाता है। बॉडी बॉडी के ब्लड में जो शुगर लेवल है उसे नीचे लाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने पे उसे मेंटेन करते लगता है। अब ये स्टिमुलेट करता है किसे, ग्लाइकोजेनेसिस को। अब इसके हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस, मतलब इसके कम सिक्रीशन से। प्लस अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मतलब इंसुलिन का अचानक से शॉक आता है, इसीलिए इसकी हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं, इंसुलिन शॉक। तो ये आसानी से बढ़ता नहीं है, और अगर गलती से बढ़ गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन शॉक। अब डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है ग्लूकोज जब यूरिन में दिखने लग जाता है, ठीक है, और एक हार्मफुल कंपाउंड भी बनने लग जाता है यूरिन में, जिसे हम लोग कीटोन बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। और डायबिटीज पेशेंट तो सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, क्योर नहीं, ट्रीट किया जा सकता है। क्योर और ट्रीटमेंट में अलग अलग है, तो मतलब होता है किसके थ्रू, इंसुलिन थेरेपी के थ्रू। अब मैं आता हूँ गोनैड्स में। गोनैड्स में जो टेस्टिस है, करीब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहते हैं मेल्स में, स्क्लेरोटल सेक में लाई करते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर किससे कम चाहिए रहता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, मतलब 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर है तो उससे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है, मतलब कि करीब करीब 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है। अब टेस्टिस में क्या रहता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल रहता है, प्लस इंटरस्टिशियल टिश्यूज रहते हैं जिसमें लेडिक सेल रहता है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और क्या होता है बता देते हैं, जो हमारे लेडिक सेल है ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं। टेस्टिस जो है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, प्लस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करता है। लेडिक सेल जो है वो या जिन्हें हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, ये जो है ये इंटरटिब्यूलर स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं जी, और एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, और एंड्रोजन में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें क्या रहती हैं, टेस्टोस्टेरोन रहती है। अब एंड्रोजन का काम क्या लेते हैं, एंड्रोजन का काम होता है कि ये मसल ग्रोथ तो बढ़ाता है। तो जैसे जो लेडीज़ हैं जो उधर जाती हैं, किस उधर जिम जाती हैं, अगर उन्हें बल्कअप करना रहता है कि बॉडी का मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ाना रहता है, बहुत अच्छे कर्व लाने लेते हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन के टेबलेट ले सकती हैं या इंजेक्शंस लेती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन ही मसल ग्रोथ करवाता है।
अब इसके कारण क्या होता है, एंड्रोजन के कारण ग्रोथ होता है फेशियल और एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर मतलब आर्म पेट या हाथों या पैरों में जो ग्रोथ है हेयर की, वो एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होती है। प्लस ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में भी काम करता है और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो, मतलब कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी ये वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। प्लस ये एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है प्रोटीन पे और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फिर ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लस ये लो पिच मतलब थोड़ा सा वो कर देता है, वॉइस को वो कर देता है, लव कर देता है। प्लस ये रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक है, अब अगर मैं ओवरी की बात कर लूँ तो ये फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो एब्डोमेन में लोकेटेड रहता है। इसमें क्या रहता है, ओवेलियन फॉलिकल्स रहता है और स्टोमल टिश्यू रहता है। ओवेलियन फॉलिकल्स ओवम कंटेन करता है, ठीक है, और स्टोमल टिश्यू जो है वो दो पार्ट में बटा रहता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब मेड्यूला जो रहता है उसमें बॉडी ब्लड सप्लाई रहता है, प्लस वो रहता है ताते हैं हमारे ताते हैं नर्व्स रहते हैं, ठीक है। और जो ओवेलियन फॉलिकल्स है ये किधर काम करता रहता है, किधर टहलता रहता है, कॉर्टेक्स रीजन के अलाउंड टहलता रहता है, मतलब उसी में रहता है, उसी में इसका डेवलपमेंट हो रहा रहता है। अब ओवली जो है वो प्रोड्यूस करता है दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब स्टेरॉइड हार्मोन मतलब फैट सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है। अब ये जो है ये जो दो स्टेरॉइड हार्मोन के ग्रुप है वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो है वो सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है मेनली बाय दी ग्लोइन ओवेलियन फॉलिकल्स। आफ्टर दी ओव्यूलेशन, क्या ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो लप्चर्ड फॉलिकल है वो क्या बना लेता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, येलोइश हल्का रहता है। जो अगर वो नहीं रहता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो कॉर्पस एल्बिकन बना लेता है जो वाइट बॉडी रहता है, जो आगे जाते डीजनरेट हो जाता है, जो फिर कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। जब तक वो ओवेलियन फॉलिकल था वो क्या सिक्रीट कर लेता है, ईस्ट्रोजन। जैसे ही वो कॉर्पस ल्यूटियम बना वो क्या सिक्रीट करने लग जाता है, ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन। अब जो हार्मोन रहते हैं और ईस्ट्रोजन वो क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड के भी डेवलपमेंट में मदद करते हैं, फैट का एक्यूमुलेशन करवाते हैं उसके अलावा। प्लस हिप्स में भी जो कलवी जो वो आता है, जो कलवी शेप आता है फीमेल की हिप्स का, वो भी इसी के कारण आता है। अब प्रोजेस्टेरॉन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रेगनेंसी तो सपोर्ट करते हैं, प्लस मैमली ग्लैंड पे काम करते हैं। और मैमली ग्लैंड के जो एल्वेलाई रहते हैं, मतलब मिल्क सेक्रेटिंग सेक लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं, सेक बोले की तरह स्ट्रक्चर रहते हैं जो मिल्क को स्टोर करते हैं, उसके भी फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, प्लस मिल्क सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि कुछ और ऑर्गन जो असल में ग्लैंड तो नहीं है पर हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे आप हमारा हाथ हो गया, किडनी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। तो जैसे हाथ है वो क्या रिलीज करता है, हार्मोन ANF, एथिलीन नाइट्रियोलेटिक फैक्टर। एथिलीन नाइट्रियोलेटिक फैक्टर ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम तो रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, प्लस Na प्लस की कंसंट्रेशन को भी रिड्यूस करता है, मतलब लास्ट मैकेनिज्म तो अपोज करता है। अब अगर मैं किडनी की बात करूँ तो किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नाम का रिलीज करता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है उसके जेजी सेल उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये इसे स्टिमुलेट करता है इलेक्ट्रोपोएसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन। अब अगर मैं उसकी बात करूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे लोग गैस्ट्रिन बोलते हैं, ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ HCl और पेप्सिनोजन। अब अगर मैं सिक्रीटिन की बात करूँ तो ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे काम करता है, जो एक्सोक्राइन पाथ लेता है पैंक्रिया का और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब अगर मैं उसकी बात करूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैलेटिक तीसरे वाले थी कोलेसिटोकिनिन मतलब CCK, ये क्या करते हैं, ये एक्ट करता है बोथ पैंक्रियाज प्लस गॉल ब्लैडर पे। ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रेस्पेक्टिवली, मतलब कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करवाता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। अब गैस्ट्रो इनिबिटिव पेप्टाइड GIP की बात करूँ तो ये क्या करता है, इनिबिट करता है
गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोटिलिटी को। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की मोटिलिटी है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसे भी रोकता है, उसे भी डाउन करता है। अब अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात करूँ तो क्या होता है कि जो वो रहते हैं प्रोटीनियसिस हार्मोन, इसके जो रिसेप्टर्स है वो तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है। तो क्या होता है, ये जब हार्मोन आते जुलता है, हार्मोन आते जुलता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में, तो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ एफएसएच का, और मेम्ब्रेन का एग्जांपल लूँ तो ओवेलियन सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, अब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स से क्या होता है, बता देते हैं साइक्लिक एएमपी का जनरेशन होता है, या कैल्शियम 2+ आयन का जनरेशन होता है। ठीक है, अब इससे क्या आता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है। ये जो है ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जिसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी में। अब जो हमारे वो हैं कौन, बता देते हैं बता देते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हिस्टोजन हो गया। और फिर एग्जांपल के लिए लूँ तो यूटेलाइन सेल की मेम्ब्रेन जो है उससे ये पास कर जाएगा, तो इसका जो रिसेप्टर रहेगा वो किस में प्रेजेंट रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा हमारे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं वो, मतलब कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये साइटोप्लाज्म में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और न्यूक्लियस में एंटर करते, जो हमारे उसका है, किसका, हमारे डीएनए से वो करवाएंगे, क्या आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनवाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करवाएंगे बॉडी में। तो इतना सा बस है इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में बस। ठीक है, तो ये आज लास्ट पॉडकास्ट तक ह्यूमन फिजियो तक बोला था, तो करीब करीब 5 लेक्चर तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आप ये शायद छठा लेक्चर था, हाँ। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, ब्लीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, लोकोमोशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और ये हो जाएगा। तो अब आप पूरा देखिए और रिवाइज कीजिए। बहुत छोटे समय में अच्छा रिवीजन करवाया हूँ, अब इसे बस कान में ईयरफोन लगाते छोड़ दीजिए और फिर चलाते रहिए, सुनते रहिए, कुछ और काम कर ले तब सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अब PYQ सीरीज चल रही है, उसे ज्वाइन कर सकते, उसमें देख सकते, ज्वाइन क्या करना वो तो फ्री चल रही है यूट्यूब में, उसमें PYQ करवा दें। प्लस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके रिवीजन, मतलब कि आप कंसेप्ट पढ़ चुके, अब आप तो रिवाइज करना है। तो क्या करें, आपको उस PYQ की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, जीत एक्सपर्ट सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगी, या यूट्यूब में वीडियो है उसमें जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आपको उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको लगेगा कि वो बहुत जगह दिखे होंगे, तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं जो हर जगह होते हैं और वो कंसेप्ट बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैंने वही करवाए हैं। ठीक है, PYQ भी करवाए हैं, मतलब कि PYQ तो करवाए ही अच्छे अच्छे, मतलब कि वो PYQ आप तो करने ही है। और इनके अलावा जो PYQ बचे वो बस आप नया जनरली आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये जो PYQ है इन्हें आपको करने की ज़रूरत थी। ठीक है, और इन PYQ पे बेस्ड ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।